तो अगर 2026 में सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं देनी है तो ये खबर बहुत जरूरी है। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने कुछ नए नियम जारी किए हैं और ये नियम आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम इन्हीं नियमों की हर एक डिटेल को समझेंगे और देखेंगे कि इसका स्टूडेंट्स और स्कूलों पर क्या असर पड़ने वाला है। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली कागज नहीं है। इसका नाम है सर्कुलर 01/2026 और ये आने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए एक तरह से ऑफिशियल गाइड बुक है। इसमें जो बातें लिखी हैं वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल मतलब सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इस सर्कुलर को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है, स्कूलों को क्या क्या तैयारी करनी होगी, वो कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और हाँ, इन परीक्षाओं के पीछे जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि सीबीएसई को ये सर्कुलर जारी करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। असल में क्लास 10 और 12 में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं और ये सर्कुलर बस ये पक्का करने के लिए है कि ये एग्जाम्स हर स्कूल में हर स्टूडेंट के लिए एक जैसे और बिल्कुल फेयर तरीके से हों। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, डेट्स। अपने कैलेंडर तैयार रखिए क्योंकि ये तारीखें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। सीबीएसई ने एक बहुत ही सख्त डेडलाइन सेट की है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू होंगे और 14 फरवरी तक हर हाल में सभी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट पूरे हो जाने चाहिए। स्कूलों के लिए इस टाइम लिमिट को फॉलो करना कंपलसरी है। इसमें जरा भी देरी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब बात करते हैं स्कूलों की जिम्मेदारियों की। सोचिए, जैसे एक पायलट उड़ान भरने से पहले पूरी चेकलिस्ट देखता है, ठीक उसी तरह स्कूलों को भी कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि एग्जाम्स बिना किसी परेशानी के हो जाएं और हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका मिले। तो ये चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले तो रीजनल ऑफिस से सही मात्रा में आंसर शीट्स मंगवाना, फिर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सारे नियमों और शेड्यूल की जानकारी देना, लैब्स को पूरी तरह तैयार रखना और सबसे जरूरी, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सही इंतजाम करना। हर एक कदम सिर्फ इसलिए है ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। इस पूरी प्रक्रिया में 2 तरह के एग्जामिनर्स होते हैं, एक इंटरनल एग्जामिनर जो उसी स्कूल के टीचर होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल एग्जामिनर जिन्हें सीबीएसई किसी दूसरे स्कूल से भेजता है। अब ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, इनकी भूमिका बहुत अहम है। इनका काम ये देखना है कि मार्किंग पूरी तरह से निष्पक्ष हो और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। अच्छा, अब आते हैं उन नियमों पर जिन्हें लेकर सीबीएसई बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। ये नियम अटूट हैं और अगर इन्हें नहीं माना गया तो इसका असर सिर्फ स्कूल पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के मार्क्स पर भी पड़ सकता है। इन नियमों को जरा ध्यान से देखिए। मार्क्स उसी दिन अपलोड करने होंगे जिस दिन असेसमेंट हुआ है। ऐसा क्यों? ताकि बाद में कोई हेरफेर की गुंजाइश ही न बचे। दूसरा, क्लास 12 के लिए स्कूल अपनी मर्जी से कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं बुला सकते। जो भी आएगा उसे सीबीएसई ही भेजेगा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस बनाए रखने के लिए। पर एक सवाल जो मन में आता है, मान लीजिए कि मार्क्स अपलोड करते वक्त कोई गलती हो गई, कोई ह्यूमन एरर हो गया, तो क्या होगा? क्या उसे सुधारने का कोई मौका मिलेगा? ये सवाल कई स्कूलों और टीचर्स के मन में जरूर होगा और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि एक बार रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मार्क्स में सुधार की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि स्कूल मार्क्स अपलोड करने से पहले उन्हें 2 बार 3 बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी स्टूडेंट के भविष्य पर बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो है पैसा। इन परीक्षाओं को कराने में एक बड़ा लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर काम करता है। तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है और खर्च कहाँ होता है? देखिए, एग्जाम के दिन हमें सिर्फ स्टूडेंट्स और एग्जामिनर दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी टीम काम कर रही होती है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, लैब असिस्टेंट और कई लोग जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक से चले। और हाँ, उनके ज़रूरी काम के लिए उन्हें एक तय पेमेंट भी मिलती है।
और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि आप जानते हैं कि जो स्टाफ और एग्जामिनर भारत के बाहर सीबीएसई स्कूलों में काम करते हैं, उन्हें इंडिया में काम करने वालों के मुकाबले ठीक 2 गुनी पेमेंट मिलती है। जी हाँ, डबल। ऐसा शायद उन देशों में रहने के ऊंचे खर्च को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो हमने सारे नियम देख लिए, तारीखें समझ लीं और पैसों का हिसाब भी देख लिया। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर में इन सभी सख्त नियमों का बस एक ही मकसद है, हर स्टूडेंट के लिए फेयरनेस, स्टैंडर्डाइजेशन और एकेडमिक इंटेग्रिटी। सीबीएसई ये पक्का करना चाहता है कि कोई स्टूडेंट चाहे देश के किसी भी कोने में पढ़ रहा हो, उसे मार्क्स देने का तरीका एक जैसा और पूरी तरह से निष्पक्ष हो। भविष्य मेहनत पर तय होना चाहिए, इस बात पर नहीं कि कोई किस स्कूल में पढ़ता है। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं, जब इस परीक्षा प्रणाली में लाखों स्टूडेंट शामिल हों, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है ये पक्का करने में कि ये सिस्टम हर एक के लिए बिल्कुल 100% निष्पक्ष हो।